BVG वेलनेस। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस लेने में तकलीफ, कभी तेज धड़कन तो कभी अचानक कमजोरी और चक्कर आना, ये ऐसी परेशानियां हैं जिनका सामना हम में से कई लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ थकान या बढ़ती उम्र का असर है, तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव के संकेत हो सकते हैं। BVG वेलनेस की हार्ट केयर सीरीज में आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो BVG वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि BVG वेलनेस में हमारी एक बहुत ही खास सीरीज चल रही है हार्ट केयर पर। तो आज हार्ट केयर की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर की समस्या क्यों होती है, ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण होते हैं, इनके लक्षण क्या क्या हैं, आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। BVG लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, अस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी BVG के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में PhD की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप BVG के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज आपका हमारे BVG वेलनेस के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर की समस्या की। जी। तो ब्लड प्रेशर की समस्या के लक्षण, कारण जानने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा ब्लड प्रेशर की समस्या के बारे में डिटेल में समझाएं कि समस्या होती क्या है, क्या इसके कोई प्रकार भी होते हैं, तो थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए। ब्लड प्रेशर ये एक ऐसी चीज है जिसे बहुत लोग निग्लेक्ट करते हैं, या इसे सोचिए कि इसे हम लोग एज अ डॉक्टरी भाषा में अगर बोलेंगे तो ये स्लो पॉइजनिंग तरीके की एक डिफॉर्मिटी है या एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ब्लड आर्टरीज का। जो ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में जो खून होता है, पूरे आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो वेंस से हार्ट की तरफ आता है। ये कंटिन्यू होने वाली प्रक्रिया है और ये ब्लड पूरे शरीर में भेजने के लिए हार्ट पंपिंग एक्शन करता है। तो जब ये हार्ट में अगर कोई तकलीफ हो रही है, हार्ट में कुछ तकनीकी खराबी है, या फिर अगर ब्लड वेसल्स में अगर कुछ डिफॉर्मिटी डेवलप हुई है, तो ये जो प्रेशर होता है ब्लड का, ये प्रेशर कहीं पे हाई हो जाता है या हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है ब्लड को पुश करने के लिए या सर्कुलेशन करने के लिए। तो जब ये नॉर्मल जो फ्लो होता है ब्लड प्रेशर का, अगर ये हाई इंटेंसिटी से फ्लो होता है बॉडी में, तो ये कहीं ना कहीं आपका प्रेशर बढ़ाता है। तो ये जो फ्लो या ब्लड का जो फ्लो होता है, इसे हम लोग प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ये कभी नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो कि नॉर्मल तरीके से फ्लो होते रहता है, उसका जो एक रिदम है वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ये हाई इंटेंसिटी से अगर फ्लो हो रहा है हाई प्रेशर से, तो उसे हम लोग फिर हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वही अगर ये ब्लड फ्लो अगर नॉर्मल एक पेटेंसी से नहीं हो रहा है, तो उसे लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर ये हार्ट का ब्लड का हार्ट से पूरे शरीर में फैलने की जो एक प्रक्रिया है या सर्कुलेशन प्रोसेस है, इसे हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ओके मैम, अभी आपने बताया कि ब्लड प्रेशर दो तरीके के होते हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर और एक लो ब्लड प्रेशर। तो क्या इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है मैम? ये लो और हाई ब्लड प्रेशर जानने के पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। तो एज
के हिसाब से जब छोटे एज ग्रुप में या बच्चों के ग्रुप में ब्लड प्रेशर 130, 140, 150 नॉर्मल बताते हैं। ये दो तरीके का मेजरमेंट होता है, एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब ये हार्ट पंप करता है ब्लड और जब ये फ्लो होता है तो उसे हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो ये पंपिंग एक्शन है इसके बीच में जो एक मूवमेंट होती है, इसे जो पंपिंग एक्शन होती है, दो पंपिंग एक्शन के बीच में जो एक मूवमेंट होती है वहां पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं। तो जब ये हार्ट पंप करेगा तो ब्लड जो हमारी पल्स होती है वो हमें महसूस होती है। तो ये पल्सेशन जब शुरू हो जाता है तो वहां पे हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मानते हैं। और जहाँ पे दो सिस्टोल के बीच में जो एक पीसफुल एक फेज होती है उसे हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हायर लेवल में जाता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 HH फ़ारेनहाइट। तो नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 ये एडल्ट नॉर्मल प्रेशर होता है। लेकिन अगर यही ब्लड प्रेशर एज ग्रुप अगर बढ़ता है या हायर एज ग्रुप के अगर पेशेंट्स है या फीमेल्स है जिनका डिलीवरी फुल टर्म प्रेगनेंसी की फीमेल है जिनकी डिलीवरी होनी होती है, जिनका बैक प्रेशर बेबी के कारण हार्ट पे आता है, ऐसे इसमें हार्ट प्रेशर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130, 140 के ऊपर जब जाता है तो हम लोग इसको हायर रेंज का ब्लड प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80, ये सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग बताते हैं। लेकिन यही अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर 140 तक अगर जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो 80 है वो 90, 100 के ऊपर अगर जाता है तो इसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर करके मानते हैं। ये ब्लड प्रेशर भी एज वाइज हम लोग +10 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। अगर कोई इंसान 40 इयर्स का है तो उसका अगर ब्लड प्रेशर 140 डायस्टोलिक सिस्टोलिक है और नीचे का डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो अगर 80 है, 90 है तो उनके एज ग्रुप के लिए 140/80, 140/90 इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट वी कैलकुलेट द ब्लड प्रेशर। लेकिन नॉर्मली अगर देखेंगे तो 120/80 इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर की बात अगर मैं बताऊंगी तो 90 सिस्टोलिक जो हमारा 120 होता है ब्लड प्रेशर वो अगर 90 तक आ जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 और डायस्टोलिक उसके नीचे का जो लेवल होता है वो 60 के अगर नीचे जाता है तो उसे हम लोग लो ब्लड प्रेशर करके मानते हैं। और दोनों भी डिफॉर्मिटीज या दोनों भी प्रेशर जो होते हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। बिल्कुल मैम, अभी आपने बताया कि लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो इनके क्या कारण भी अलग अलग होते हैं? अगर हाई ब्लड प्रेशर की आप बात करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें है स्ट्रेस। दूसरी चीज स्मोकिंग, अगर मेल पेशेंट है या जिसको स्मोकिंग की लॉन्ग स्मोकिंग की आदत है, अल्कोहल इंटेक का अगर ज्यादा है, जिनको नाइट शिफ्ट चलती है, जिनका दिनचर्या या लाइफस्टाइल है उसमें कुछ तकनीकी खराबी है या जिसमें नाइट में अगर वो बंदा अगर रात में सोता नहीं है, कॉर्पोरेट कल्चर का अगर इंसान है तो ऐसे पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा है। जिनकी डाइटरी हैबिट्स कुछ चेंजेस है, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, मीट का सेवन, रेड मीट का सेवन ज्यादा करते हैं, फास्ट फूड कल्चर अडॉप्ट करते हैं, देन मेट्रोपॉलिटन कल्चर अडॉप्ट करते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है, या ओबीज पेशेंट जो कि वेट जिनका ज्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में, या जिनमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसी तरीके से जिनमें फैमिली हिस्ट्री है या ऐसे पेशेंट जिनके पेरेंट्स में हार्ट डिसीजेस का कुछ हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट में भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसी तरीके से जो पेशेंट्स चिकनी चीजें ज्यादा खाते हैं, सॉल्ट का इंटेक ज्यादा करते हैं खाने में, ऐसे पेशेंट्स में भी हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा प्रमाण में देखा गया है। और मैम लो ब्लड प्रेशर? हाँ, लो ब्लड प्रेशर का भी वही है,
जो पेशेंट्स लॉन्ग स्टैंडिंग जिनकी ड्यूटीज है या ज्यादा देर तक जिनको खड़ा रहना पड़ता है, जिनमें स्ट्रेस एक फैक्टर तो है ही, जिनमें ब्लड लॉस, सडन अगर कोई पेशेंट में ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स में मोस्टली लो ब्लड प्रेशर, इवन जो पेशेंट्स ब्लड डोनेट करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ब्लड डोनेशन के बाद पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम कम होने के कारण और डिहाइड्रेशन, बहुत सीवियर गैस्ट्रो एंट्राइटिस अगर हुआ है, जिनको वॉमिटिंग और लूज मोशन ज्यादा हुए हैं, ऐसे पेशेंट्स में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम अगर कम होगा, पेशेंट डिहाइड्रेट होगा, तो वो पेशेंट में ब्लड प्रेशर आपको लो मिलेगा। इसी तरीके से हीट स्ट्रोक जब होता है या हाई टेम्परेचर एरिया में, जब पेशेंट बाहर, जो लोग बाहर घूमते हैं, उनमें वो हीट रेजिस्टेंस के लिए जो आर्टरीज होती है वो सडन सी टूट जाती है। ऐसे कंडीशन में वो पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर आपको लो मिलेगा। तो ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण ब्लड प्रेशर लो या ब्लड प्रेशर हाई हमें मिलते हैं, और ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं। जी बिल्कुल। मैम, हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या लक्षण होते हैं? कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि एक व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है? हाई ब्लड प्रेशर सडनली पेशेंट को पता नहीं चलता है कि मेरा हाई प्रेशर बढ़ गया है, लेकिन बहुत बार ये लॉन्ग स्टैंडिंग जब ये हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो पेशेंट को डिजीनेस, मतलब थोड़ा सा चक्कर आना, या हार्ट में चेस्ट पेन, कभी कभी स्वेटिंग होता है, पेशेंट को गिडीनेस आता है, चक्कर आता है, फिर पेशेंट को बात करने की सूझती नहीं है। अगर ज्यादा देर तक पेशेंट का बीपी ज्यादा हाई रहेगा तो पेशेंट को सिंकोपल अटैक, मतलब उनको थोड़ा सा डिजीनेस ज्यादा रहेगा, ब्लड विजन देखने में प्रॉब्लम होगा बहुत देर बीच बीच में रिकरेंटली। तो इस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर जब होता है पेशेंट को, तो लोअर लेग्स में स्वेलिंग आता है। इस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। जी। और मैम, लो ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण होते हैं? लो ब्लड प्रेशर में यूजुअली, जैसे मैंने बताया, कारण जो है वो कारण का आपको चयन करना है कि उसमें डिहाइड्रेशन हुआ है। ये पेशेंट मोस्टली चक्कर आके गिर जाते हैं। जो लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट होते हैं, उनका जो ब्लड फ्लो होता है वो टूवर्ड्स ग्रेविटी होने के कारण उनको हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कम मिलता है लो प्रेशर के कारण, और जो पेशेंट चक्कर आके गिर जाते हैं। प्यास लगती है, थर्स्ट बहुत रहता है उन पेशेंट पे, उनमें भी बार बार गिडीनेस या सिंकोपल अटैक्स आते हैं। उनमें भी चीजें रिकलेक्ट करने में या कोऑर्डिनेट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। पेशेंट ओरिएंटेड नहीं रहता है अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हुआ है। बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर में बॉडी का टेम्परेचर आप देखोगे पेशेंट का, तो यू विल फाइंड हिम वेरी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। इस तरीके से उनका चेहरा सफेद गिर जाता है। तो इवन उनका पल्स जो होता है वो लो वॉल्यूम चलते रहता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो सिम्टम्स है वो लो ब्लड प्रेशर में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल। मैम, ब्लड प्रेशर की जो ये समस्या है, अगर इसको सही टाइम पे इसकी जांच ना की जाए तो इसके क्या सीवियर इफेक्ट्स हो सकते हैं? और दोनों जो हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, इनके अगर आपने सही टाइम पे या इसका डायग्नोसिस सही टाइम पे ना हुआ तो ये कहीं ना कहीं जाके आपको हार्ट डिसीजेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जो हार्ट ब्लड प्रेशर होता है, ये अगर परसिस्टेंटली हाई रहेगा तो कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज में इसका परिवर्तन, हार्ट पे इफेक्ट होते, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज डेवलप हो सकते हैं। कार्डियोमायोपैथी, जिससे कि हार्ट के जो लेयर्स होते हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ये लेयर्स पे स्वेलिंग आ सकता है। हार्ट की जो मसल्स होती है वो स्वेल हो सकती है। जो हार्ट के चैम्बर्स है उनमें स्वेलिंग आ सकता है। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, इससे कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस तो डेवलप हो ही सकते हैं। इसी के साथ साथ स्ट्रोक, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक हम लोग जिसे बोलते हैं, कि कुछ क्लॉट जम जाके वो बर्स्ट होना, अगर वो ब्रेन में बर्स्ट हुआ तो उसे हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं या ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है हार्ट ब्लड प्रेशर का, कि जो स्ट्रोक डेवलप होते हैं उसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर अगर रहेगा तो अलग अलग जो हार्ट रिलेटेड और ब्रेन रिलेटेड जो बीमारी है, फॉर एग्जांपल कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस, हार्ट अटैक, एंजाइना और ब्रेन स्ट्रोक, तो ये सभी चीजें हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण हो सकते हैं। इसी तरीके से लो अगर ब्लड प्रेशर परसिस्टेंट रहा तो पेशेंट को बार बार सिंकोपल अटैक, मतलब चक्कर आना, गिडीनेस होना,
लो ब्लड प्रेशर से कभी कभी पेशेंट को ब्लड लॉस जो होता है, ब्लड लॉस के कारण जो लो ब्लड प्रेशर होता है, इसके कारण भी जान गंवाने की नौबत आ सकती है। इसी तरीके से वॉमिटिंग, नौशिया, ये चीजें भी लो ब्लड प्रेशर में हमेशा रहती है, जिसके कारण पेशेंट का मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो चेंज होके पेशेंट बार बार बीमार पड़ सकता है, उसका वेट लॉस हो सकता है। तो इस तरीके से लो ब्लड प्रेशर अगर परसिस्टेंट रहता है तो इसके भी कई आपको लेट इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ब्लड प्रेशर की समस्या है, क्या उसमें हम बीवीजी वेलनेस के द्वारा जो तैयार की गई हार्ट किट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हाई ब्लड प्रेशर के लिए? हाई ब्लड प्रेशर अगर आप बात करोगे तो हार्ट किट हमारी हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिकमेंड हम लोग नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी दवाई है, दवाई हमने बनाई है जिसे हम लोग रिलैक्सट्रिस नाम से जानते हैं। रिलैक्सट्रिस स्पेसिफिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट और हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, और स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनका न्यूली डायग्नोस्ड हुआ है, अभी जिनको रिकमेंड किया है कि इनका हाई ब्लड प्रेशर है, और हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में शायद मॉडर्न एंटी हाइपरटेंसिव लेने की ज़रूरत ना पड़े, जिनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर ये भी सही हो गया तो उनका ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल रह रहा है, तो ऐसे पेशेंट में बहुत फायदेमंद और बहुत इफेक्टिव ऐसी हमारी रिलैक्सट्रिस नाम की जो दवाई है वो हम लोग रिकमेंड करते हैं, जिनसे उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन होने में तो मदद होती ही है, लेकिन स्ट्रेस फैक्टर जो होता है या स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए भी ये दवाई काम करती है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल अश्वगंधा है, अश्वगंधा एक साउंड स्लीप के लिए बहुत मददगार रोल प्ले करती है, औषधि है। पुनर्नर्वा है जो कि एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए हेल्प करती है, वो स्वेलिंग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन काम करती है। तो इस तरीके से रिलैक्सट्रिस नाम की जो दवाई है ये हम लोग न्यूली डायग्नोज जो हाइपरटेंसिव के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, उनमें हम लोग ये दवाई रिकमेंड करते हैं। जी बिल्कुल। मैम अब वक्त हो चला है एक कॉलर का हमसे जुड़ने का, तो एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्ते। मैं पवन वर्मा बोल रहा हूँ इंदौर से। बोलिए। मुझे ब्लड प्रेशर रहता है, लेकिन मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, क्योंकि मेरे घर में ही ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन है, तो मैं उससे ही मेरा चेकअप कर लेता हूँ। जो भी कुछ कम ज़्यादा रहता है तो उस हिसाब से ही मैं दवा ले रहा हूँ। तो मुझे आपसे ये पूछना था, ये मेरे सेहत के लिए अच्छा है या मैं रेगुलर डॉक्टर जी के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए? ये मेरा आपसे क्वेश्चन था। आप अगर घर पे आपका ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप एक चार्ट बना लीजिए। अगर आप जो मशीन से हम लोग घर पे जांच करते हैं वो ऑटोमेटिक मशीन होती है, ये आपका पोजीशन, आप कौन से फेज में ब्लड प्रेशर ले रहे हो, इसमें ये थोड़ा सा रीडिंग्स जो होता है ब्लड प्रेशर का ये वैरी कर सकती है। कभी कभी घर में ऐसे होते हैं, कुछ माइनर चीज़ें होती है जो ये ब्लड प्रेशर का जो रीडिंग्स है ये वैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे बैठे ले रहे हो तो आपको अलग दिखाएगा, आप सोते समय अगर ब्लड प्रेशर ले रहे हो तो आपको रीडिंग अलग दिखाएगा, आप खड़े होकर ब्लड प्रेशर ले रहे हो तो आपको रीडिंग अलग दिखाएगा। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि आप घर में डेली मॉनिटरिंग के लिए जो मशीन यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कीजिए, लेकिन आप एक चार्ट बनाइए और एक स्पेसिफिक पोजीशन में आप डेली जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं वही पोजीशन में, अगर आप सिटिंग पोजीशन में आज आपने ब्लड प्रेशर गिना है तो कल भी आप सिटिंग पोजीशन में ही गिनोगे, परसों भी आप सिटिंग पोजीशन में ही गिनोगे, लेकिन उसका एक चार्ट बनाइए डेट वाइज। और वो चार्ट आप, अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रह रहा है घर में रोज देखने के बाद, तो आप सिर्फ 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद वो चार्ट एक डॉक्टरी सलाह के लिए एक बार दिखा दीजिए कि मेरा इतना ब्लड प्रेशर रहता है, और उनकी एक सलाह लीजिए कि क्या करने, कुछ दवाई लेने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ऐसा आपको फाइंडिंग्स में अगर ऐसा दिखता है कि आपका ब्लड प्रेशर कभी बहुत हाई मेजर हुआ है,
कभी वो हायर लेवल पे दिखा रहा है। अगर 10 दिन के ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में आपको 5 से 7 बार के दिन 5 या 7 जो फिगर्स है वो अगर आपकी हायर आ रही है, तो ज़रूर ये बहुत ज़रूर चीज़ है कि आपको डॉक्टर की सलाह या उनको ये ऑब्जर्वेशन चार्ट दिखाना ज़रूरी है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप डेली मॉनिटरिंग आप घर पे कीजिए, प्रॉपर पोजीशन पे कीजिए, लेकिन वो चार्ट आप ऑब्जर्वेशन के लिए डॉक्टर को आपका जो फैमिली डॉक्टर होगा या आपका जो कार्डियक डॉक्टर होगा उनको बीच बीच में दिखा के तसल्ली कीजिए कि आप सही रास्ते से जा रहे हैं या आपको और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। पवन जी, हमें उम्मीद है कि आज आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिला होगा। थैंक यू मैम। धन्यवाद। तो मैम, अब चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने अभी हमें बताया कि एक दवा है बीवीजी वेलनेस के द्वारा तैयार की गई रिलैक्सट्रिस, तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैम, अब मेरा सवाल ये है कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, ये जो दोनों समस्याएं हैं, उनके लिए क्या निदान है, उनका क्या ट्रीटमेंट है? हार्ट की जो ब्लड प्रेशर की जो वेरिएशन है उसके लिए अलग अलग दवाइयाँ चयन की जाती है। बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर के लिए मॉडर्न मेडिसिन में अलग अलग बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ऐसी अलग अलग मॉडर्न तकनीकों की दवाइयाँ अवेलेबल है और वो कार्डियोलॉजिस्ट अपनी सलाह अपने जांच के ऊपर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। आयुर्वेद में या हमारे बीवीजी लाइफ साइंसेस में हमने इसीलिए रिलैक्सट्रिस एक दवाई जो बनाई है वो हम लोग रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, जो कि ब्लड वेसल्स का जो नॉर्मल फ्लो है वो पेटेंट रखने के लिए हेल्प करता है। तो रिलैक्सट्रिस हम लोग देते हैं। वही पेशेंट को अगर कुछ हार्ट रिलेटेड भी कुछ अलाइनमेंट है या कुछ बीमारी है, फॉर एग्जांपल अगर इस्चेमिक हार्ट डिसीज है और उनका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग हमारी हार्ट किट जिसमें कि कार्डिक्लिन और रिदवेल ये दोनों दवाई और इसी के साथ साथ हार्ट प्रेशर मेंटेन रहने के लिए, स्ट्रेस फैक्टर कम रहने के लिए हम लोग रिलैक्सट्रिस इसका भी चयन करते हैं। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है ऐसे पेशेंट में हम लोग दवाई तो देते ही है, उसके साथ साथ डाइट प्लान जिसमें कि आप लो सॉल्ट, लो ऑयल, लो फैट कंजम्पशन वाली चीज़ें रिकमेंड करते हैं। उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। योगा, मेडिटेशन एक ये बहुत एक गुणकारी इलाज है जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट ने रोज़ की ज़िंदगी में उसका उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर होता है तो ऐसे पेशेंट में यूजुअली ब्लड वॉल्यूम कम होता है, डिहाइड्रेशन होता है या लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब होता है जिसमें ब्लड वॉल्यूम कम होता है। ऐसे पेशेंट में हम लोग रिकमेंड करते हैं, इसमें दवा ज़्यादा काम नहीं चलता है दवा का, तो इसमें डाइट फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग थोड़ा सॉल्ट और शुगर का इंटेक ज़्यादा लेने के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब करता है तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कि हर 1 घंटे बाद आप बैठिए, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग जब होता है पेशेंट का या मरीज का, जब बहुत देर तक खड़े होते हैं तो जो ब्लड का वॉल्यूम है या ब्लड होता है जो पैरों तक आके वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा उसको दिक्कत होती है, जिसके कारण प्रेशर लो हो जाता है। फिर पेशेंट को नॉशिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, ये सब चीजें महसूस होती है। तो ऐसे पेशेंट में हम लोग वाटर का इंटेक, नारियल पानी का इंटेक, सॉल्ट का, इन शॉर्ट सॉल्ट और शुगर कंटेंट रहने वाले फ्रूट्स का, जूसी फ्रूट्स है, जूस है, फिर पानी है, इलेक्ट्रॉल का पाउडर है, इलेक्ट्रॉल का पानी है, ऐसी चीज़ों का सेवन अति प्रमाण में या रेगुलर करने के लिए बोलते हैं। और ऐसे पेशेंट में हम लोग अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही लो हो गया है, अगर कोई पेशेंट मरीज़ है जो कि स्कूल में सिखा रहा है, खड़ा है, या ऐसा कोई मरीज़ है जो बहुत देर तक खड़ा है और वो लो प्रेशर होने के कारण चक्कर आके गिर गया, तो आपका एक प्राइमरी जो हम लोग फर्स्ट एड जिसे बोलते हैं, तो उसमें हम लोग ऐसे पेशेंट को पहले हेड लो पोजीशन, ताकि जो पैर, हेड लो मतलब जिनका हार्ट का जो लेवल है वो पैर के लेवल से लोअर साइड में होना चाहिए और पैर की लेवल ऊपर की साइड में होनी चाहिए, जिससे पैरों में जो स्टैग्नेटेड ब्लड है वो इट विल ट्रैवल टूवर्ड्स द हार्ट
और जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना कम हो गया है या जो वॉल्यूम जो ड्रॉप हो गया है वो रीमेंटेन हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ने के कारण पेशेंट का कॉन्शियसनेस फिर से डेवलप हो जाता है और उसका प्रेशर जो लो हो गया है वो करेक्ट होने के लिए हेल्प होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग हेड लो पोजीशन जिसे बोलते हैं वो एक प्राइमरी हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्राइमरी मेजर है जो हमने करनी चाहिए अगर आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है तो इस तरीके से हम लोग पेशेंट की मैनेजमेंट करते हैं। जी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल दुरुस्त है तो आप किसी भी तरीके की बीमारी से आराम से लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम अब हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी जो समस्याएं हैं वो हमें ईमेल के जरिए हमारे तक शेयर की हैं, तो अब मैं चाहूंगी वो ईमेल भी आपको पढ़ के सुनाऊं। बिल्कुल। और आप जरूर उनकी समस्या का समाधान उनको दें। श्योर। तो ये जो ईमेल है वो सुनीता जी का है और ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि डॉक्टर मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन और 1-2 साल से मुझे लो ब्लड प्रेशर की समस्या है जिसके कारण मुझे कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? मैंने इसके पहले भी आपसे चर्चा में ये विषय लिया है कि जो मरीज या जो प्रोफेशन में लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोफेशंस है जिनको बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग डाइट मेंटेन नहीं करते, काम के प्रेशर में वाटर इनटेक मेंटेन नहीं करते। जैसे अभी इनका जो सवाल है कि उनका प्रोफेशन है स्टैंडिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोफेशन, उनको खड़ा रहना पड़ता है उनकी टीचिंग जॉब में, तो मेरा उनको यही रिकमेंडेशन होगा कि आप एक तो फुल डाइट, आप जब भी स्कूल जाओगे तो आप फुल पेट मतलब प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेके जाइए। ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स का कंजम्पशन ज्यादा कीजिए, अगर हो सके तो आप फ्रूटी मतलब जो जूसी फ्रूट्स है उनका कंजम्पशन ज्यादा कीजिए। इसी के साथ आपके साथ में हमेशा कोकोनट वाटर या लाइम जूस, लेमन जूस ये आप हमेशा कैरी कीजिए। कॉफी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपका लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है, तो आप हो सके तो आप कॉफी का बीच में सेवन कर सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग्स। अगर आपका टीचिंग का जॉब है, अगर 1 घंटा आपका स्टैंडिंग हो गया तो मेक श्योर दैट आप एक थोड़ा सा 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आपके पैरों को आराम देगी, थोड़ा सा बैठेगी, पैर की जो लेवल है थोड़ा सा हायर लेवल पे लेके बैठेगी, जिसके कारण जो लो ब्लड प्रेशर हो रहा है वो बार बार ना हो। और इसी के साथ साथ अगर आप मल्टीविटामिन्स है, मिनरल्स है, हमारी बीवीजी लाइफ साइंसेज में ये इम्यूनिटी के लिए और ये मेटाबॉलिज्म ठीक रखने के लिए और एक बहुत अच्छी दवाई है शतप्लस नाम की। ये शतप्लस भी आप बहुत अच्छा काम करेगी, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों पे ध्यान देगी तो आपको जो बार बार ये चक्कर आने की जो समस्या है या लो ब्लड प्रेशर होने की समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल सुनीता जी, हम आशा करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान आज आपको बीवीजी वेलनेस के इस प्रोग्राम में मिला होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ईमेल करने के लिए। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके मन में भी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। मैम, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की थी, आपने हार्ट किट की बात की थी कि हार्ट किट भी आप रिकमेंड करते हैं, तो हार्ट किट के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है? क्योंकि पेशेंट को पता है हमें ये इस्तेमाल करनी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर से जब तक उनको सलाह ना मिल जाए तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं अधूरी जानकारी रहती है। तो हम चाहेंगे आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि हार्ट किट लेते समय उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बार पेशेंट हमारे पास जब आते हैं रिकमेंडेशन के लिए तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या हमारी मॉडर्न दवाई बंद होगी? जब हम लोग हार्ट किट ले रहे हैं, बीवीजी की हार्ट किट लेते हैं या फिर आपकी दवाई लेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन हमारी बंद होगी। तो मैं दर्शकों को यही समझाना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी दवाई लेते हो तो वो सडनली, स्पेशली डायबिटीज़ और हार्ट की जो दवाइयाँ होती है, ऑल ऑफ अ सडन आप खुद होके बंद मत कीजिए। और हम जो हमारी हार्ट किट की जो दवाई देते हैं, रिदवेल और कार्डिक्लिन, ये एज एन एडजुवेंट करके काम करती है। ये आपकी दवा को, जो दवा चल रही है उसकी इफेक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करती है। ये एज अ रिजुविनेटिंग करके काम करती है। तो आप हमारी दवाई लेते समय दूसरी दवाई बंद करना, ये हम पूरी तरीके से उनको ये सलाह देते हैं कि आप आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी सलाह से आपका दवाई का जो डोज है वो कम कीजिए। बहुत बार ऐसे भी होता है कि
हमारी दवाई के कारण पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहने में हेल्प होता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट की दवाइयों का डोसेज कम हो जाता है, उनकी जो मॉडर्न दवाई लगती है उनकी रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। लेकिन ये हम लोग सेल्फ मेडिकेशन करके पेशेंट को कभी रिकमेंड नहीं करते। उनको हमेशा यही बोलते हैं कि चिकित्सक की सलाह से आप आपकी दवाई का डोज, जो मॉडर्न मेडिसिन चल रही है जिसके कई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो ये इसका डोज आप आपके चिकित्सक की सलाह से कम कर सकते हैं। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग पेशेंट को बताते हैं जब हम लोग हमारी हार्ट किट रिकमेंड करते हैं। दूसरी चीज, अगर पेशेंट को हार्ट के लिए सर्जरी बोली है, बहुत बार पेशेंट ये भी बोलता है क्या हमारी सर्जरी अवॉइड हो सकती है, तो मेरा इसी में भी यही कहना है कि अगर सर्जरी बोला है यू शुड गो फॉर अ सर्जरी। बिल्कुल, क्योंकि हमारी दवाई तो काम करेगी लेकिन ये इमरजेंसी के लिए नहीं काम कर सकती जब ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। ऐसे इसमें आपको जहाँ सर्जरी है वहां सर्जरी करानी है, लेकिन सर्जरी के बाद आपको आपके हार्ट का वेलनेस ठीक रखने के लिए हीलिंग करने के लिए हार्ट किट आप एज अ मेंटेनेंस यूज कर सकते, एज अ मेंटेनेंस, नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑल्सो, बट एज अ मेंटेनेंस डोज करके भी आप हमारी हार्ट किट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक 2-3 चीजें हैं जो दर्शकों को हम या पेशेंट्स जो हमारे से जुड़ते हैं उनको हम हमेशा कहते हैं कि ये चीजों का ध्यान आप हमेशा रखिए। बिल्कुल मैम, अंततः आप हमें और हमारे दर्शकों को क्या कोई मैसेज, क्या कोई टिप्स हम उनको देना चाहेंगी ताकि वो अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन कर पाएं? कुछ खान पान की चीजें, डाइटरी चेंजेस कुछ आप उनको रिकमेंड करना चाहें तो? अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं या आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो मेरा यही सलाह होगी कि आप कट डाउन कीजिए स्मोकिंग। अल्कोहल से भी डेंजरस है स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग डायरेक्टली आपके वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे इसका साइड आफ्टर इफेक्ट दिखाता है। तो मेरी दर्शकों से यही सलाह रहेगी कि आपका हार्ट मजबूत रखने के लिए आप स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, अल्कोहल का कंजम्पशन कम कीजिए और रेड मीट जो खाते हैं उसका सेवन कम कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को ब्लड प्रेशर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनके लक्षणों के बारे में बताया, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्या क्या उपाय उपलब्ध हैं, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हृदय से संबंधित रोगों से बचाव और उपचार के लिए बीवीजी की शोध टीम ने सालों के अथक प्रयास और शोध के बाद ऐसे हर्बल उत्पाद को बनाने का प्रयास किया है जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की सेहत के लिए एक उम्मीद की किरण है कार्डिक्लीन और रिदवेल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हमने चर्चा की ब्लड प्रेशर की समस्या पर। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। जो जानकारी आज हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।